हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मिशन यूपीएससी जीएस क्लासेस। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का जो भी पार्ट बचा हुआ है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, जिसमें हम पढ़ेंगे आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या रहा है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा संविधान जो है वो कई सारे संविधानों का सम्मिलित रूप है। बहुत सारे संविधान से हमारे संविधान ने बहुत सारे प्रोविजंस लिए हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से संविधान का से हमारे संविधान में क्या सम्मिलित किया गया है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो का। इससे पहले कि आप वीडियो देखें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो नेक्स्ट में आए तो आपको मिलती रहे। सो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। तो ये एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एक्ट से एक तरह से हमारे यहाँ जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसका बहुत सारा प्रोविजन इस एक्ट से डायरेक्ट लिया गया है। साथ में पहली बार प्रांत में भी यहाँ पे आप देखेंगे तो पहली बार प्रांतों में उत्तरदायी सरकार गठित करने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस एक्ट का क्या प्रोविजन रहा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1919 में जब खत्म होता है तो बहुत सारे प्रोमिसेस ब्रिटिशर्स ने इंडियन से किया था कि आप लोग हमें वर्ल्ड वार में सपोर्ट करो और हम आपको वर्ल्ड वार के बाद में आपके यहाँ गवर्नमेंट में हम लोगों इंडियंस की भागीदारी बढ़ाएंगे, साथ में उत्तरदायी सरकार का भी गठन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारा प्रोविजंस इसमें है जो जिन्होंने हमारे देश के नेताओं को निराश किया, क्योंकि उनको बहुत सारा होप था कि एक अगला जो भी एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आएगी उस एक्ट में गवर्नमेंट जो है उत्तरदायी सरकार की बात करेगी। लेकिन बहुत सारा प्रोविजंस इसमें किया गया, लेकिन वो भी निराशाजनक रहा। तो आइए देखते हैं क्या ऐसा प्रोविजन था इस एक्ट का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। सो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसका प्रोविजंस क्या रहा है, तो आइए डिस्कस करते हैं। सो मेजर प्रोविजंस क्या रहा है इसका। प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो केंद्र में द्वैत शासन की बात की जा रही है, प्रांतों में द्वैत शासन की बात की जा रही है। तो बाई कैमरलिज्म, साथ में यहाँ पे देखेंगे तो बाई कैमरलिज्म यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। जो यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स रहेगा तो उसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी। जैसा कि आप देखते हैं कि पहली बार यहाँ पे बात की जा रही है सेंट्रल केंद्रीय बाई कैमरलिज्म इन सेंटर। सो पहली बार बाई कैमरलिज्म यानी दो सदन की व्यवस्था की जा रही है। एक तो होता है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी स्टेट काउंसिल यहाँ पे बोलते हैं। तो एक है स्टेट काउंसिल और दूसरा जो है आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सो एक आपका स्टेट काउंसिल है जिसमें राज्यों को डिफरेंट प्रोविंसेस को यहाँ पे प्रतिनिधित्व दिया जाता है स्टेट काउंसिल के अंदर। साथ में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें जो विधि बनाने वाले लोग होते हैं गवर्नर के अंदर आएंगे, गवर्नर के अंडर काम करते हैं, तो वो लोग यहाँ पे काम करेंगे। सिमिलरली अगर आप देखते हो तो यहाँ पे दूसरा जो स्टेट्स में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, तो डायआर्की इन स्टेट्स बोल सकते हैं या आप प्रोविंसेस बोल सकते हैं, प्रांतों में। तो द्वैत शासन क्या था, आप लोगों के मन में हमेशा डाउट रहता होगा। द्वैत शासन में जो प्रोविजंस था उसको मेनली जो भी सब्जेक्ट्स प्रोविंसेस के अंदर जो राज्य के विषय थे उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया था। एक तो होता था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, और दूसरा होता था रिजर्व सब्जेक्ट। तो आप लोगों ने पढ़ा बहुत बार होगा, लेकिन आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा कि इसका द्वैत शासन का असल में मतलब क्या है। तो आप
समझिए यहाँ से ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो होता था इसमें कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट विषय जो नहीं होते थे उनको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर रखा जाता था। जो महत्वपूर्ण विषय जैसे कि आप देखोगे कि जो वित्त के मामले होंगे या रक्षा से रिलेटेड मामले होंगे, ये सारे जो होंगे, ये सारे, या फिर लॉ ऑर्डर का मैटर होगा तो ये रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर रहेगा। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है इसमें जैसे एग्रीकल्चर हो गया या कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गई या फिर सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट का हो गया, तो यहाँ पे अगर आप जैसे आप देखते हैं इस साल के में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि जो स्टेट्स के अंदर के जो सब्जेक्ट थे, स्टेट के अंडर जो सब्जेक्ट थे उसमें कौन सा सब्जेक्ट जो था ट्रांसफर्ड सब लिस्ट में था, तो उसमें प्रोविजन बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें एक ऑप्शन था कि लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट जो था वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का था जिसपे इंडियंस को अधिकार दिया गया था। साथ में जो रिजर्व सब्जेक्ट होते थे, जो बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते थे, उस पर ब्रिटिश के जो गवर्नर होते थे, जो राज्यों में गवर्नर होते थे, उनके पास अधिकार होता था कि वो अपने जो उनकी एक कार्यपालिका में जो उनके सदस्य होते हैं या ब्रिटिश जो अधिकारी होते हैं उनकी मदद से वो लोग इसको इस सब्जेक्ट पे जो भी है इम्प्लीमेंटेशन करते थे। साथ में ट्रांसफर सब्जेक्ट जो था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं होते थे, उनको ट्रांसफर सब्जेक्ट में डाल दिया जाता था, जिसमें जो आपकी विधायिका में जो आपके मंत्री परिषद में जो सदस्य होते थे उनके हेल्प से गवर्नर इन सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करता था। साथ में जो रिजर्व सब्जेक्ट होते थे उसमें गवर्नमेंट जो होता था, जो गवर्नर होता था, वो जो ब्रिटिश सरकार के अंडर जो अधिकारी होते थे उनके हेल्प से इस सब्जेक्ट को, रिजर्व सब्जेक्ट को वो इम्प्लीमेंटेशन करता था। तो आप देखते हैं कि डायरकी का सिंपल सा मतलब यही है कि सब्जेक्ट्स को दो में बांट दिया गया था, एक तो ट्रांसफर, दूसरा रिजर्व। तो इसको आप हिंदी में बोलना चाहें तो हस्तांतरण या हस्तांतरित सब्जेक्ट विषय बोल सकते हैं, इसको आप रिजर्व विषय बोल सकते हैं। तो तीसरा इसमें क्या प्रोविजन किया गया कि वाइसराय को पावर दी गई कि एक ऑडिटर जनरल की वो नियुक्ति कर सके। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल, द पावर टू वाइसराय to appoint a auditor general। तो आज अगर आप लोग देखते हैं कि जो कैग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल, तो कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल का प्रोविजन कहीं ना कहीं यहीं से निकल के आता है। वाइसराय अपॉइंट करता था एक ऑडिटर जनरल को। तो इसका काम क्या होता था, जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट के बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं उन पे ऑडिट करते हैं। तो ये कैग होता है जो सेंट्रल में जो आजकल केंद्र के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया हुआ अधिकारी रहता है, वो ऑडिट करता है केंद्र सरकार के सभी अकाउंट्स को। तो इसका प्रोविजन अगर आप देखोगे तो यहीं से निकल के आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। सिमिलरली अगर आप देखते हो तो इसका महत्व क्या है, जो कि हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं, वैसे आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो कि कौन सा एक्ट आया, क्या था, लेकिन आपको यहाँ पे समझना जरूरी ये है, जब अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो, कि ये एक्ट का क्या प्रोविजन हमारे संविधान में लिया गया। तो इसमें मैं बताता चलता हूँ, जैसे आप देखते हैं कि आज हमारे केंद्र में जो हमारे केंद्र में है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ही आप देखोगे कि जो स्टेट काउंसिल, जिसको आज हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोल सकते हैं, राज्यसभा, साथ में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि लोकसभा है, तो यहीं से ये प्रोविजन निकल के आ रहा है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप समझें कि कौन सा प्रोविजन हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने का सिंपल सा यही इंपॉर्टेंस है कि आपको ये पता होगा कि कौन सा भारत के संविधान में कौन सा प्रोविजन कहाँ से लिया गया है। तो ये आप देखते हो कि जो ऑडिटर जनरल की नियुक्ति होती है 1919 को एक्ट में पहली बार ऑडिटर जनरल की नियुक्ति होती है। साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आज आपका यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए एक कमीशन बनाया जाता है जिसको ली कमीशन बोलते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ली कमीशन, तो ली आयोग जो होता है उसका यहाँ पे नियुक्ति की जाती है। किस लिए? कि वो रिकमेंड करे कि जो सिविल सर्वेंट्स की नियुक्ति के लिए क्या प्रोविजन किया जाए। तो बाद में जब आप देखते हैं कि जो आर्टिकल 312 के अंदर
हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट की, तो वो यहीं से निकल के आता है। इसी के रिकमेंडेशन के आधार पे 1926 में यूपीएससी का गठन किया जाता है। तो यूपीएससी एस्टैब्लिशमेंट इसी के जो ली कमीशन होता है इसी के आधार पे यूपीएससी का गठन 1926 में किया जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ली कमीशन का क्या महत्व था या यूपीएससी का गठन कब हुआ, तो आप बता सकते हैं कि यूपीएससी 1926 में ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिशमेंट किया गया। किस लिए? जो हमारे सेंट्रल में ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको हायर करने के लिए, सिविल सर्वेंट्स के हायरिंग के लिए ली कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। साथ में अगर आप अगला देखते हैं कि इसमें क्या प्रोविजन किया गया, तो आप देखते हैं कि सेकंड मैं ऊपर का मिटा देता हूं ताकि लिखने में आसानी हो। आप लोग वीडियो में रोक के इसको लिख सकते हैं, बहुत संक्षिप्त में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, तो आप ये समझ जाएंगे कि हमको क्या इंपॉर्टेंट है याद रखना क्या नहीं। साथ में अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो जो फर्स्ट टाइम होता है कि प्रोविंसेज का यानी स्टेट और सेंटर का बजट, सेंटर राज्य का और केंद्र का जो बजट है ये सेपरेट कर दिया जाता है, टू बी सेपरेटेड। तो अब जो स्टेट्स हैं उनका बजट अलग होगा, साथ में सेंटर का बजट अलग होगा। तो केंद्र का बजट अलग पेश किया जाएगा, राज्य का बजट, सारे स्टेट्स अपना बजट खुद से बनाएंगे। साथ में अगर आप देखते हैं फिर इसमें प्रोविजंस जो आगे किए गए हैं उनमें आप देखते हैं कि 1909 के जो पहली बार एक्ट आया 1909 में, उसमें क्या प्रोविजन किया गया कि मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई, मुस्लिमों के लिए सेपरेट वोटिंग का राइट दिया गया, साथ में सेपरेट कैंडिडेट चुनने का उनको अधिकार दिया गया, सीटें रिजर्व की गई, वो भी उनके धर्म के आधार पे। तो आगे देखते हैं कि जो कम्युनल वोटिंग का मेथड है उसको आगे से और भी एक वो कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। कम्युनल वोटिंग राइट्स जो होते हैं एक्सपांडेड। तो धर्म के आधार पे सीटों का और भी सीटें और भी धर्म के लोगों के लिए रिजर्व की जाती हैं। तो यहीं से आप देखते हैं कि राज्य जो आपके पॉलिटिक्स में कम्युनल एंगल यहीं से शुरुआत होती है। तो जैसा आपने 1909 के एक्ट में देखा था कि 1909 के एक्ट में प्रोविजन किया गया था कि मुस्लिमों के लिए सेपरेट सीटें रिजर्व की जाएंगी और उस पर केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट डाल सकेंगे। तो इसके लिए ये कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत बड़ी पृष्ठभूमि तैयार करता है हमारे देश के विभाजन के लिए। साथ में अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो आपका जो महिलाएं हैं, पहली बार अगर आपसे पूछा जाए कि महिलाओं को वोटिंग का राइट कब मिला, तो राइट टू वोट were given to women for the first time. सो पहली बार महिलाओं को वोटिंग का राइट यहाँ पे दिया जाता है। जैसा आपसे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि राइट टू वोट टू वुमेन्स कब पहली बार दिया गया, तो आप इस एक्ट को याद रखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो था उसमें पहली बार महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया गया। तो ये बेसिक 6-7 प्रोविजंस थे जो आपको याद रखना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप देखते हैं कि पहली बार केंद्र में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था की जाती है, एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट काउंसिल की व्यवस्था की जाती है। साथ में अगर आप देखेंगे तो प्रोविंसेस के सब्जेक्ट को ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट में बांट दिया जाता है। उसके बाद में आप देखते हैं तो जो हमारे जो वाइसराय होते थे उनको एक ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करने का अधिकार दिया जाता है इस एक्ट के थ्रू। साथ में एक ली कमीशन का गठन किया जाता है जो कि जिसके रिकमेंडेशन पे यूपीएससी का गठन किया जाता है। अगर आगे आप देखेंगे तो सेंटर स्टेट के बजट को सेपरेट कर दिया जाता है, महिलाओं को वोटिंग का राइट भी इसी एक्ट के थ्रू दिया जाता है और कम्युनल वोटिंग राइट्स को एक्सपांड किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो ये मेजर प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का था। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना याद रखें तो भी इनफ है। साथ में आगे हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ, उसका क्या मेजर प्रोविजन था। तो
तो आप देख सकते हैं कि ये सारे प्रोविजन डायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे संविधान में अडॉप्ट किए गए हैं। तो इस एक्ट का इम्पोर्टेंस यही है कि ये एक्ट आपको डायरेक्टली 1935 के एक्ट में इसका बहुत सारा प्रोविजन आपको देखने के मिलेगा। साथ ही साथ आपके संविधान में भी बहुत सारे प्रोविजन इस एक्ट के आगे लिए गए हैं। तो इससे आप ये चीज इम्पोर्टेंस इसका इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, साथ में जो 1919 का एक्ट होता है, इसमें एक प्रोविजन किया जाता है कि अगले 10 साल में एक कमीशन गठित किया जाएगा जो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के इम्प्लीमेंटेशन से क्या फ़ायदा हुआ है, क्या भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जानी चाहिए या नहीं, इसके विषय में रिकमेंड करेगा। तो आप लोग देखते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो साइमन कमीशन गठित किया जाता है वो 1929 में गठित होना था, लेकिन वो 2 साल पहले ही गठित कर दिया जाता है, जिसके समय भी विवाद होता है। साइमन कमीशन जब इंडिया आते हैं तो उसी समय लाला लाजपत राय की लाठी मार के हत्या की जाती है। तो आप हिस्ट्री में सारा चीज़ पढ़ चुके होंगे, ये आपके पॉलिटी के लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। साथ में आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का है कहीं ना कहीं वो लगभग 200 से ज़्यादा आर्टिकल्स हमारे इसी एक्ट के थ्रू से लिए गए हैं। साथ में जब आप देखते हैं कि जब 1947 में ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए, उसके बाद भी जब तक हमारा संविधान फिर से नया संविधान बन के लागू नहीं हुआ, तब तक हमारे देश में जो शासन व्यवस्था थी वो 1935 के एक्ट के थ्रू ही चलाई जा रही थी। तो ये मेजर प्रोविजंस इस एक्ट के, आइए देखते हैं क्या था। तो इस एक्ट का मेजर प्रोविजन अगर आप देखते हैं तो इस एक्ट का मेजर प्रोविजन आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लगभग इस एक्ट में अगर आप देखेंगे तो 321 आर्टिकल, 321 आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद जिसको बोलते हैं, और 10 शेड्यूल था, 10 अनुसूचियां यहाँ से। इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इस समय तक जो संविधान था उसमें 321 आर्टिकल और 10 अनुसूचियां मौजूद थी। साथ में आप देखते हैं कि इसमें पहली बार अगर आप देखते हैं, जो आज का आर्टिकल 1 बोलता है कि भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा, इंडिया शैल बी द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो भारत जो है वो राज्यों का संघ है। आप यहाँ पे जो पहला आर्टिकल बोलता है तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसी में पहली बार ऑल इंडिया फेडरेशन जो है उसको एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ की स्थापना यहीं से की जाती है। अगर आप देखेंगे तो जो आज का आर्टिकल 1 है भारतीय संविधान का, वो बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे हालांकि फेडरेशन यूज किया गया था, वही यूनियन आप देखेंगे तो भारत जो है राज्यों का संघ होगा, ऐसा आर्टिकल 1 में बोला जाता है। तो ये 1935 के एक्ट से डायरेक्टली निकल के आता है। साथ में अगर आप देखते हैं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का विभाजन, जो शक्तियों का बंटवारा है हमारे संविधान में, वो भी यहीं से निकल के आता है। इसमें पहली बार 3 सूचियों की व्यवस्था की गई थी। तो सेपरेशन ऑफ पावर, जो है आपके संविधान में दिया गया है, ये भी यहीं से निकल के आ रहा है। साथ में अगर आप देखते हैं तो जो इसमें 3 सूचियां थी, तो एक यूनियन लिस्ट, फिर आप स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो 3 सूचियां कौन सी थी इसमें? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। आज भी यही तीनों सूचियां हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में मौजूद है। सो 7 शेड्यूल जिसको बोलते हैं, तो 7 शेड्यूल में साथ में आपका कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, तो इसमें तीनों सब्जेक्ट पे जो संघीय सूची थी, इसको संघीय सूची बोलेंगे। इस पे जो केंद्र सरकार थी, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर थी कि वो लॉ बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो लॉ बनाए। साथ में स्टेट लिस्ट जो था, स्टेट लिस्ट पे हमारे स्टेट्स को पावर था कि वो लॉ बना सकती है। साथ में कंकरेंट लिस्ट पे दोनों भी लॉ बना सकती हैं, स्टेट और सेंट्रल। लेकिन अगर सेंटर कोई लॉ बनाता है तो स्टेट का लॉ उसके सबऑर्डिनेट हो जाता है, उसके अधीन हो जाता है।
तो सेंटर के लॉ को अगर कंकरेंट लिस्ट में सेंटर कोई लॉ बनाता है तो उसको महत्व ज़्यादा मिलता है। साथ में स्टेट का जो लॉ है वो अधीन हो जाता है। इस समय अगर आप देखते हैं तो यूनियन लिस्ट में जो था 59 सब्जेक्ट्स थे, 59 सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में थे। साथ में 54 सब्जेक्ट जो थे स्टेट्स के पास, 54 विषय थे, 54 सब्जेक्ट। साथ में अगर आप कंकरेंट लिस्ट देखते हैं तो 36 सब्जेक्ट इसमें दिए हुए थे। तो आज अगर आप देखते हैं तो यूनियन लिस्ट के अंदर लगभग 100 के आसपास सब्जेक्ट्स हैं। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर जो आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल के अंदर जो आज सेपरेशन की पावर की शक्तियों की विभाजन की बात की जा रही है वो यहीं से निकल के आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। साथ में अगर आप देखते हैं तो अगर आगे आप देखते हैं तो जो इसमें आज हमारे संविधान में अगर देखते हैं कि जो यूनियन लिस्ट के बाद में जो सब्जेक्ट्स बच जाते हैं उन सब्जेक्ट पे को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो लॉ बना सके, इसको बोलते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। तो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट जो है, रेसिड्यूरी पावर वर गिवन टू वाइसरॉय। तो आप देखते हैं कि जो रेसिड्यूरी पावर है, जो सब्जेक्ट पे जो सब्जेक्ट मेंशन नहीं है इन तीनों लिस्ट में उसके ऊपर लॉ बनाने का किसके पास पावर है, तो वो वाइसरॉय के पास पावर दिया गया था यहाँ पे। साथ में इसमें देखते हैं आप जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 था उसको खत्म कर दिया जाता है, अबॉलिश। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखना नहीं है। साथ में आप देखते हैं तो यहाँ पे और क्या हो रहा है, यहाँ पे एक यंग हिल्टन कमीशन था, यंग हिल्टन कमीशन, उसको आप बाद में लिख सकते हैं। उसके रिकमेंडेशन पे आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है, आरबीआई का स्थापना हो, आरबीआई वर एस्टैब्लिश। जो हमारा केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जा रहा है। आरबीआई वर एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके अनुशंसा पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यंग हिल्टन कमीशन। यंग हिल्टन कमीशन। तो यंग हिल्टन आयोग जो था उसके अनुशंसा पे जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका गठन किया जाता है। साथ में और ये कब होता है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। रिजर्व बैंक का एस्टैब्लिशमेंट होता है 1 अप्रैल 1935 को। तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन होता है। साथ में अगर आप देखोगे तो जो पहले यूपीएससी का गठन हुआ था, बाद में अगर आप देखोगे तो जो स्टेट के पास जो आयोग है जो स्टेट के सिविल सर्वेंट्स का चयन करता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य सेवा आयोग जो है वो भी। और साथ में जो 2 राज्यों के लिए एक ही राज्य से ज्वाइंट, जिसको आप बोलते हैं ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसका भी यहीं पे व्यवस्था की गई है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये सारे प्रोविजन यहाँ पे किए गए थे। यहाँ पे क्या होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए। साथ में अगर देखें तो यूपीएससी का भी एक तरह से प्रोविजन यहाँ पे इस एक्ट में दिया जाता है। तो यहाँ पे इन तीनों बॉडीज को गठित किया जाता है। साथ में आप देखेंगे तो इस एक्ट का महत्व यह है कि फर्स्ट टाइम यहाँ से इसी एक्ट के थ्रू बर्मा को भारत से सेपरेट कर दिया जाता है। तो जो बर्मा था, जिसको आज के टाइम में म्यांमार बोलते हैं, सो बर्मा वर सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। सो आप देखते हैं कि जो बर्मा है, बर्मा को
इसी एक्ट के थ्रू भारत से अलग कर दिया जाता है, बर्मा का विभाजन कर दिया जाता है। साथ में क्या होता है, इस एक्ट के समय आप देखेंगे तो जो वोटिंग राइट्स है उसका विस्तार किया जाता है। लगभग 10% तक लोगों को 10% लोगों को भारत के वोटिंग राइट्स यहाँ पे लगभग दे दी जाती है। तो यहाँ पे वोटिंग राइट्स का भी एक्सपेंड किया जाता है। तो वोटिंग राइट्स टू इंडियंस वर एक्सपेंडेड। सो वोटिंग राइट कितना लगभग हो जाता है, तो लगभग 10% पॉपुलेशन के पास वोटिंग राइट होता है। 1935 के एक्ट के तहत लगभग 10% लोगों को वोटिंग का राइट दिया जाता है। साथ में अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम पे जो हमारे संविधान में जो आर्टिकल 169 दिया गया, जिसमें जो राज्य परिषद है उसकी बात की गई है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हमारे स्टेट्स में, जैसे आप जानते हैं कि 6 स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दूसरी एक सदन होता है जो राज्यों के पास। तो आप कौन कौन से राज्य में हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल वर एस्टैब्लिश्ड। आज के टाइम पे अगर आप ये देखेंगे तो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 169 जो हमारे संविधान का है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करता है। तो आप देखेंगे कौन कौन से ये लेजिस्लेटिव काउंसिल आज के टाइम में कितने स्टेट्स में है, तो ये इस्टेब्लिश्ड होती है ये कहाँ पे, प्रोविंसेस में। सो स्टेट के अंदर आप देखते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल की व्यवस्था की जाती है। तो कौन कौन से स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर आज के टाइम पे आप देखते हैं तो कौन कौन से स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल आज के टाइम पे है बिहार के पास, साथ में उत्तर प्रदेश, उसके बाद में आप देखते हैं महाराष्ट्र, साथ में आप देखते हैं कर्नाटका, उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो आंध्र प्रदेश, और एक स्टेट कौन सा है, तेलंगाना। तो ये 6 स्टेट्स हैं जिनके पास आज के टाइम पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। जम्मू कश्मीर के पास भी लेजिस्लेटिव काउंसिल था, यानी दूसरा सदन था, लेकिन जो रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया, उसके तहत जम्मू कश्मीर को आप लोगों को पता ही होगा कि यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी। तो केंद्र सरकार का वहाँ पे शासन है, तो वो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। साथ में अगर आप देखोगे तो जो है यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का, साथ में जो गवर्नर का पोस्ट है आज के टाइम पे या फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, वो भी इसी एक्ट के थ्रू निकल के आता है। साथ में जो बहुत सारे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं ये सब भी इसी एक्ट में बात की। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। साथ में आप देखते हैं जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस ये साथ में गवर्नर का जो ऑफिस है, गवर्नर का जो पद है आज के टाइम पे, अगर आपको पता है कि जो गवर्नर होते हैं स्टेट्स के अंडर, जो एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं, कार्यपालिका के हेड होते हैं गवर्नर, हालांकि वो एक तरह से उनके पास पावर्स ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो कार्यपालिका के हेड होते हैं। साथ में आप देखेंगे तो फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है, ये सारा प्रोविजंस यहाँ से निकल के आता है। तो ये एक्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोगों को इसको ध्यान रखना चाहिए। साथ में आप देखते हैं कि एक और प्रोविजन किया जाता है यहाँ पे, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, आप देख सकते हैं जो फेडरल कोर्ट है, जिसको आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी फेडरल कोर्ट की भी बात की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पे प्रोविजंस किया जाता है। आपने पढ़ा होगा पहली बार 1773 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक तरह से इंडिया में
पहली बार ब्रिटिश का जुडिशियल सिस्टम को लागू किया जाता है। साथ में जो वहाँ पे कोर्ट की पहला कोर्ट होता है कोलकाता में जो इस्टाब्लिश किया जाता है। तो लेकिन फेडरल कोर्ट अगर आप देखेंगे तो फेडरल कोर्ट का इस्टाब्लिशमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू किया जाता है। तो ये था बेसिक प्रोविजन हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। तो आपको याद रखना चाहिए कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन का इस्टाब्लिशमेंट किया गया। भारत राज्यों का संघ होगा जो आज हम आर्टिकल 1 में पढ़ते हैं। साथ में अगर आप देखते हैं तो सेपरेशन ऑफ पावर, जो शक्तियों का विभाजन होता है हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची के थ्रू, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि जो विधायी शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं, या फिर जो वित्तीय शक्तियाँ हैं स्टेट के पास और सेंटर के पास, उसका यहाँ पे प्रोविज़न किया जाता है। साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो तीनों सब्जेक्ट्स के अलावा जो रेसिड्यूरी पावर होता है वो दे दिया जाता है आपके गवर्नर को, आपके वाइस रॉय को दिया जाता है। साथ में जो प्रांत में है, जो जो स्टेट प्रोविंसेज हैं, उनके अंदर जो ट्रांसफर्ड और ये रिजर्व सब्जेक्ट होते थे उनको यहाँ पे एंड कर दिया जाता है। साथ में सेंटर के अंदर ये प्रोविज़न लागू कर दिया जाता है। साथ में आप देखते हैं तो आरबीआई का यहाँ पे इस्टाब्लिशमेंट किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया जाता है, और साथ में यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सबकी भी बात यहाँ पे की जाती है। तो आपके लिए आर्टिकल ये एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन पड़ता है, क्योंकि यहीं से आप देखते हैं तो बर्मा को भारत से सेपरेट किया जाता है। साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट के अंदर है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो आज के टाइम पे है, इसका भी प्रोविज़न यहीं से निकल के आता है। तो विधान परिषद जो राज्यों के अंदर होती है, 6 राज्य के अंदर जो विधान परिषद है उसका भी प्रोविज़न ये इसी एक्ट के थ्रू निकल के आता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जो लास्ट है, जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन में हम लोग लास्ट आर्टिकल जो एक्ट देखेंगे वो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू पास किया हुआ लास्ट एक्ट था। उसके बारे में हम लोग मेजर प्रोविजंस को जानेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, बट जो भी प्रोविजंस थे हम लोग संक्षेप में उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे भारत संविधान का सोर्स क्या रहा है, कौन कौन से प्रोविजन हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग आइए लिखते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सो इसका क्या प्रोविज़न था, इसमें बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं दिया गया, लेकिन अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो जो क्लीमेंट एटली होते हैं उनका एक घोषणा होती है कि 20 फरवरी को एक भाषण देते हैं, उसमें बोलते हैं कि भारत जो है उसको हम लोग स्वतंत्र कर देंगे 15 अगस्त 1947 तक। लेकिन अगर आप देखते हैं जब माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून 1947 को, तो इंडिया का फिक्स हो जाता है कि इंडिया को डिवाइड किया जाएगा दो में, भारत और पाकिस्तान नाम के 2 डोमिनियन बनेंगे। तो इसका भी प्रोविजन यहाँ पे दिया गया था। तो आप अगर लिख सकते हैं कि जो माउंटबेटन प्लान है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि क्या है इसका बैकग्राउंड। तो आप देखते हैं कि 20 फरवरी 1947 को जो इटली होते हैं, क्लीमेंट एटली, जो क्लीमेंट एटली होते हैं ब्रिटिश के प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर, वो घोषणा करते हैं कि भारत जो है वो 30 जून तक जो ब्रिटिश शासन है उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया जाएगा भारत में। तो क्लीमेंट एटली की घोषणा होती है कि 30 जून 1947 में भारत में जो ब्रिटिश शासन है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद में आप देखते हैं कि जो 3 जून है, 3 जून को माउंटबेटन प्लान आता है। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है। माउंटबेटन प्लान, उसमें क्या बोला जाता है कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 तक जो होगा भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। साथ में जो भारत का विभाजन कर दिया जाएगा 2 डोमिनियन स्टेट्स में। सो माउंटबेटन प्लान में इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू फर्स्ट पाकिस्तान, साथ में एक इंडिया, तो दोनों को डोमिनियन
करने की बात की गई थी। साथ में अगर आप देखते हैं तो इसमें बोला जाता है कि 15 अगस्त को ब्रिटिश राज इंडिया से समाप्त हो जाएगा और इंडिया जो होगा तो 15 अगस्त को ब्रिटिश राज का क्या होगा, जो इंडिया में इंड कर दिया जाएगा। तो ब्रिटिश का जो सत्ता है वो समाप्त हो जाएगी। 15 जून को भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। साथ में जो यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू क्या प्रोविजन किया गया, तो वाइसराय का जो पद होता है, द ऑफिस ऑफ वाइसराय, वाइसराय का पद जो होता है वो एबॉलिश कर दिया जाता है। एबॉलिश का मतलब खत्म कर दिया जाता है, ऑफिस ऑफ वाइसराय। साथ में अगर आप देखते हैं, आपने पढ़ा होगा 1861 का जो एक्ट था उसमें प्रोविजन किया गया था सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो होता था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होता था। तो इसका भी पद जो होता था उसको भी अबॉलिश कर दिया गया। सो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का भी पद को एबॉलिश कर दिया जाता है, यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है। साथ में आप अगर देखते हैं तो बोला जाता है कि जो भारत और पाकिस्तान नाम के जो डोमिनियन हैं इनके पास पावर है अपना खुद का संविधान बनाने का। साथ में बोला जाता है कि जो इस एक्ट में लिखा जाता है कि भारत सरकार, जो भारत की संविधान सभा होगी, इसके पास पावर होगी कि ये ब्रिटिश सरकार के किसी भी एक्ट को एबॉलिश कर सकते हैं या अपना सकते हैं या नहीं अपना सकते हैं। तो यहाँ पे पावर दे दिया जाता है कि जो संविधान सभा होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, were given power to adopt or abolished any constitutional provision of ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसके पास भी पावर था कि हम लोग ब्रिटिश सरकार के कोई भी लॉ को एडॉप्ट कर सकते हैं या एबॉलिश कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग उसको अपना सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं या फिर हम उसको छोड़ सकते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर गिवन पावर टू अडॉप्ट और एबॉलिश एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो यहाँ पे अगर आप देखते हैं साथ में जो बोला जाता है इसमें, जो साथ में और क्या बोला जाता है इस एक्ट में, इस एक्ट में और बोला जाता है कि जो आपका जब तक नया संविधान नहीं बनता तब तक हमारे जो गवर्नमेंट का शासन है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कब तक लागू रखा जाएगा। ये एक्ट लागू रहेगा जब तक कि हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जब तक लागू नहीं हो जाता तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार जो है सारा हमारे संवैधानिक व्यवस्थाएं जो हैं, ये सारी व्यवस्थाएं 1935 के एक्ट के थ्रू ही चलेंगी। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि जब तक नया हमारे संविधान में नया संविधान हमारा बन के लागू नहीं कर दिया जाता तब तक जो होगा वो हमारे पुराने जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार ही शासन चलाया जाएगा। तो ये कौन एडमिनिस्टर करता था, तो आपको पता होगा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी वो ही शासन चलाती थी। वही एक तरह से हमारे जो पहली पार्लियामेंट थी, वो जो हमारी आंतरिक सरकार थी, वही थी हमारी पहली गवर्नमेंट। साथ में यहाँ पे जो वाइसराय का पद को एबॉलिश किया जाता है, तो जो नया पोस्ट है वो गवर्नर जनरल का, फिर से गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल पोस्ट या ऑफिस वर क्रिएटेड।
तो आपसे अगर कोई पूछे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर कौन था, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेहरू जी ने लॉर्ड माउंटबेटन को ही लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल थे। साथ में अगर कोई आपसे पूछे कि जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो सी राजगोपालाचारी जी थे। तो जो अगर जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर कोई पूछे पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो सी राजगोपालाचारी थे। तो गवर्नर जनरल, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन था, तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे तो सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी जो थे वो पहले गवर्नर, भारतीय गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन पहले इंडियन गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। तो यहीं से अगर आप देखते हैं तो ये मेजर प्रोविजन हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के थे। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म हो जाता है। तो हम लोग आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भारत के संविधान का स्रोत कहाँ कहाँ से रहा है, और इसके बाद अगर अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान सभा कैसे बनी, साथ में संविधान सभा में का क्या मेजर इलेक्शन कैसे हुआ या नॉमिनेशन हुआ, उसके बारे में जानेंगे, कैसे कैसे मेंबर्स चुने गए, कहाँ कहाँ क्या हुआ, वो सारे इवेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम ये था बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो मेजर प्रोविजन है उसको आप याद रखें। बहुत सारा प्रोविजन अगर आप देखते हैं आज के भारत के संविधान में, तो डायरेक्टली इन सारे एक्ट से लिए गए हैं। तो यही इसको पढ़ने का मेजर महत्व, मतलब इम्पोर्टेंस यही था कि आपको ये पता हो कि ये एक्ट कहाँ से, हमारे जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं ये कैसे कैसे इतिहास से ली गई हैं, कैसे कैसे जो हिस्टोरिकली कैसे इवोल्यूट हुई हैं, कैसे कैसे ये आगे आई हैं। तो हम लोग सोर्सेज अब डिस्कस करेंगे आगे कि जो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों को पता होगा कि जो संविधान सभा बनी थी उसने बहुत सारे देशों के संविधान को, खास करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ा, वहाँ से जो अच्छे प्रोविजंस, जो अच्छे उनकी विशेषताएं उस संविधान की थी, उसको भारतीय संविधान में शामिल करने की कोशिश की। दोस्तों यही रीजन है कि आज हमारा संविधान आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी इतना बड़ा, इतनी डाइवर्स कंट्री इंडिया होने के बावजूद भी आज अच्छे से एक जीवंत संविधान माना जाता है और सारा संवैधानिक व्यवस्थाएं अच्छे से चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जी का और संविधान सभा के मेंबर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग थे, उनका बहुत सारा योगदान था, जो आज हमारा संविधान इतना जीवंत संविधान माना जाता है विश्व में। तो आप देखते हैं कि जो बहुत सारे प्रोविजंस हैं, तो आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ ही लिया कि उससे कैसे बहुत सारे प्रोविजंस हमारे संविधान में लिए गए, चाहे वो शक्तियों के पृथक्करण का रहा हो, चाहे वो आपके सुप्रीम कोर्ट का रहा हो, चाहे आरबीआई का इस्टाब्लिशमेंट रहा हो, चाहे वो केंद्र में द्वैध शासन की, केंद्र में द्वैध सदनात्मक व्यवस्था रही हो, ये सारे प्रोविजंस जो भी हैं, या फिर यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन की बात रही हो, ये सारे प्रोविजन डायरेक्टली वहीं से लिए गए हैं। साथ में आप देखते हैं कि जो इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, ये भी प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया जाता है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि यूपीएससी ने मेंस में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि जो हमारे संविधान का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उस पर क्या, हमारे संविधान पे क्या प्रभाव है। तो इसको आपको अच्छे से जानना चाहिए कि हमारे संविधान से कैसे कैसे चीज़ें ली गई हैं, कैसे कैसे हिस्टोरिकल जो एक्ट्स आए हैं उनसे कैसे कैसे चीज़ें हमारे संविधान में अडॉप्ट की गई हैं, तो आपको जानना चाहिए। तो हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन से कंट्रीज से हमारे संविधान में क्या लिया गया। तो हम सिमिलरली देखते हैं कि हमारा संविधान जो है बहुत सारे कंट्रीज से प्रभावित रहा है। बहुत सारे, हमारा संविधान कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही देन है। अगर आप देखते हैं तो जो हमने हूबहू बहुत सारी व्यवस्थाएं ब्रिटिश गवर्नमेंट से डायरेक्टली लागू कर लिए, चाहे वो, तो हम लोग नोट डाउन करेंगे वन बाय वन क्या है। आप भी नोट डाउन करते जाइए ताकि कहीं भी आपसे पूछा जाए तो आप ये लिख बता सकें कि क्या था प्रोविजन। तो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसे डायरेक्ट प्रोविजन जो लिए गए, पहला तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये हमारे रूल ऑफ लॉ, जो विधि का शासन है। आप देखते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 14,
इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो अगर आप देखते हैं तो ये डायरेक्टली ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। साथ में आप देखते हैं कि जो लेजिस्लेटिव प्रोविजंस हैं हमारे संविधान में, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद जो चुने जाते हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो विधि बनाने का जो पूरा प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से ली गई है। कैसे कैसे एक्ट्स पारित किए जाते हैं उस सब की व्यवस्था। साथ में आप देखेंगे तो जो सिंगल सिटीजनशिप हमारे संविधान में व्यवस्था की गई, सिंगल सिटीजनशिप की, सिंगल सिटीजनशिप। उसके बाद में क्या लिया गया है, तो सिंगल सिटीजनशिप के बाद अब कैबिनेट सिस्टम, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट सिस्टम, ये भी हमारे संविधान में यहीं से लिया गया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है। साथ में अगर आप देखते हैं तो जो रिट्स की व्यवस्था है, या फिर जो आप देखते हैं जो बाईकैमरलिज्म है, दो बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स, या फिर लोकसभा, या जो लोकसभा है, ये निम्न सदन माना जाता है, ये उच्च सदन माना जाता है। तो राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोकसभा हाउस ऑफ पीपल्स, तो ये दोनों हमारे वही के संविधान से लिए गए हैं डायरेक्टली। साथ में आप देखते हैं जो आर्टिकल 32 है, रिट्स हैं, जो आपको पता होगा कि हमारे संविधान में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं आर्टिकल 12 से 35 तक, उसमें प्रोविज़न जो भी दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट जाने का या फिर हाई कोर्ट जाने का, ये सारे प्रोविज़न जो हैं वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही डायरेक्टली लिए गए हैं। तो आर्टिकल 32 जो है हमारे संविधान में, तो वो उसका भी यहीं पे जो रेमेडीज दी हुई हैं, उपचार, संवैधानिक उपचार दिए हुए हैं, जिसके थ्रू हम लोग मूल अधिकारों का हनन होने पे सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते हैं, तो वो भी हमारे इसी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो राइट्स, जो रिट्स होती हैं, 5 तरह की रिट्स होती हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। 5 तरह की जो रिट्स हैं, लाइक हैबियस कॉर्पस या मैंडेमस, प्रोविशन, सर्सियोरी या क्यू वारंटो, ये जो 5 रिट्स हैं हमारे संविधान में, वो भी यहाँ से ली गई हैं। तो रिट्स आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ रिट्स कौन कौन सी हैं। आर्टिकल 32 में दी हुई है, कहाँ पे दी हुई है जो रिट्स हैं, यानी ये कौन कौन से रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस, दूसरा कौन सा है, मैंडेमस, साथ में प्रोविशन का रिट है, प्रोविशन। उसके बाद में आप देखते हैं कि जो सर्सियोरी है, उसके बाद में अगर आप देखते हैं जो 5वीं रिट है वो है आपकी क्यू वारंटो। तो इसके बारे में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये 5 रिट्स पता होनी चाहिए कि क्या है। इसके बारे में ब्रीफ में हम लोग आगे जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये 5 रिट्स क्या हैं। तो ये प्रोविजन भी हमारे संविधान में डायरेक्टली हूबहू ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। साथ में आप देखते हैं तो जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ये क्या होता है, तो जो हमारे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सांसद होते हैं या फिर विधायक होते हैं, इनको बहुत सारे प्रिविलेज दिए जाते हैं, इनको बहुत सारी इनके लिए व्यवस्थाएं की जाती है। लाइक ये किसी भी कोर्ट में अगर इनको पेश होना है, तो ये अगर इनका संसद का सत्र चल रहा है तो 40 दिन तक पहले और 40 दिन बाद तक किसी कोर्ट में पेश होने से मना कर सकते हैं। साथ में ये इनको वो अधिकार दिया जाता है कि इन्होंने जो भी संविधान सभा, जो हमारे सदन है, उसके फ्लोर पे अगर इन्होंने कुछ भी कहा है तो कोर्ट में कोई ये नहीं कह के वो कर सकता कि इन्होंने या मतलब जो असेंबली है, असेंबली हॉल में ये चीज़ बोला था। तो वो चीज़ इनको ये सारे बहुत सारे प्रिविलेज मिलते हैं कि इनको कोर्ट में पेश होने से, अगर इनके ऊपर कोई केस चल रहा है तो ये कोर्ट में पेशी होने से इनको अधिकार मिलता है कि ये ना पेश हों कोर्ट में। साथ में बहुत सारे और आप इनके ऊपर कोई भी
क्राइम नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ भी किया तो पार्लियामेंट्री या इनके खिलाफ कुछ भी बोला आपने इनका, जिससे बहुत सारा ये आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के केसेस में आपके ऊपर केस कर सकते हैं कि आपने उनके पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का वायलेशन किया। तो ये सारे प्रोविजन हमारे संविधान में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो जो आज हमारे यहाँ पे जो व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो यहीं से लिया गया है। साथ में रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। तो विधि का शासन किसने दिया था? तो आपने एवी डाइसी का नाम सुना होगा। एवी डाइसी। सो एवी डाइसी को फादर माना जाता है रूल ऑफ लॉ का। तो यहाँ से रूल ऑफ लॉ हमारे संविधान में लिया गया है। तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था। इसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं कि और कौन से, ये आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको डायरेक्टली हेल्प करेगी कि कौन सा प्रोविजन हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है। और मेजर जो आप देखेंगे तो भारत का संविधान जो रहा है वो मेजर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, साथ में फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे वैल्यूज हमारे तो आप अगला देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स के यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे संविधान में क्या लिया गया है। तो आप सिंपली नोट डाउन कर सकते हैं क्या लिया गया है। जो अमेरिकन संविधान में बिल ऑफ राइट्स है, उसको हमारे संविधान में मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे संविधान में, वो यहीं से लिए गए हैं। सो फंडामेंटल राइट्स, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स। साथ में इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जब आप देखते हैं कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंस होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका। साथ में जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है, जो प्रोविजन है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने का, तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमारे संविधान के आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। तो आर्टिकल 61 में हमारे संविधान के इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट दिया है, महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर। तो ये सारा प्रोविजन कैसे कैसे राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जाता है, इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। जब हम लोग पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति जो होता है उसके ऊपर राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। तो उसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि हाँ कैसे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। साथ में जो ऑफिस ऑफ या पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, सो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो भी हमारे संविधान में यहीं से लिया गया है, अमेरिकन संविधान से ही लिया जाता है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। साथ में जो रिमूवल प्रोसीजर ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का जो रिमूवल प्रोसीजर है, ये भी हमारे संविधान में डायरेक्टली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सारे बहुत सारे मेजर प्रोविजंस हैं जो आपको याद रखना चाहिए, ताकि आपको उससे किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा प्रोविजन किस संविधान से लिया गया है, कौन सी विशेषताएं, तो आप डायरेक्टली आप बता सकें कि इस संविधान में कौन सी व्यवस्थाएं कहाँ से ली गई हैं। साथ में अगर आप देखेंगे तो आप इसको मेजर प्रोविजंस यही थे जो यहाँ से लिए गए हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको वीडियो पॉज करके। साथ में आप देखेंगे तो जो और भी प्रोविजंस हैं संविधान में वो कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है उससे भी कुछ प्रोविजंस हमारे संविधान में लिए गए हैं।
तो जो हमारे संविधान में डीपीएसपी है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, ये उसके जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हमारे संविधान में 36 से लेके 51 आर्टिकल तक दिए हुए हैं। ये हमारे संविधान में डायरेक्ट आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। साथ में अगर आप देखते हैं तो जो हमारे संविधान में नॉमिनेशन होता है 12 मेंबर का, नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर इन राज्यसभा, ये भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। साथ में जो हमारे संविधान में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो प्रोविज़न है हमारे संविधान में, वो भी इसी से लिया गया है। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर इन राज्यसभा, राज्यसभा में 12 मेंबर्स का जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये साथ में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन मेथड है, ये सारा यही से अडॉप्ट किया जाता है। साथ में आपके संविधान में जो राज्य को नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, वो भी इसी से लिए गए हैं। तो आप आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का भी यही मेन प्रोविजन है जो हमारे संविधान में लिए गए हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे 2-3 और देश के संविधान है जहाँ से डायरेक्टली प्रोविजंस हमारे संविधान में लिए गए हैं, तो आप उनको भी नोट डाउन कर सकते हैं। जो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इससे क्या लिया गया है आप नोट डाउन कर सकते हैं। कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में जो फेडरल स्ट्रक्चर लिया गया है, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग यूनियन, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग यूनियन, जो राज्य हमारे संविधान में जो केंद्र को बहुत ज़्यादा पावर्स मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही प्रभावित रहा है। साथ में आप देखते हैं जो रेसिड्यूरी पावर हैं, रेसिड्यूरी पावर ऑफ सेंटर, ये भी इसी संविधान से हमारे संविधान में अडॉप्ट किया गया है कि जो केंद्र के पास ऐसे विषयों पे कानून बनाने का अधिकार होता है जो विषय किसी भी सब्जेक्ट किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं होते हैं। साथ में अगर आप देखते हैं तो जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट स्टेट में होता है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन स्टेट्स, उसके बाद में आप देखते हैं कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है स्टेट्स में, वो भी इसी के तहत होता है। साथ में जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 143 के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, तो सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है कि राष्ट्रपति को एडवाइज कर सकते हैं, राष्ट्रपति उनसे एडवाइज मांग सकते हैं किसी भी लीगल मैटर पे, तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन 21 आर्टिकल में मेंशन है, तो आपको आर्टिकल 143 में जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मिल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो ये मेजर प्रोविजंस आप नोट डाउन कर लीजिए कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग यूनियन जो है उसकी व्यवस्था, जहाँ आप देखते हैं कि केंद्र के पक्ष में जो सत्ताएं जो पावर्स हैं उसको ज़्यादा कर दिया गया है, वो कहीं ना कहीं कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमारे संविधान में लिया गया है, तो प्रभावित रहा है। साथ में रेसिड्यूरी पावर सेंटर के पास, और अपॉइंटमेंट गवर्नर का जो स्टेट्स में अपॉइंटमेंट होता है, जो गवर्नर होते हैं राज्यपाल, उनका जो नियुक्ति की जाती है राज्यों में, वो भी यहीं से संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। और भी आप देखेंगे छोटे छोटे प्रोविजंस कई सारे संविधान से लिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो जर्मनी का वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है
उससे हमारे संविधान में जो इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स का, तो आप जर्मनी का लिख सकते हैं। जर्मनी का जो है प्रोविजंस वो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, से इमरजेंसी प्रोविजन के टाइम पे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये प्रोविजन भी यहीं से जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। साथ में अगर आप देखेंगे तो हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ प्रोविजंस लिए गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है, तो कॉन्करेंट लिस्ट जो हमारे संविधान में समवर्ती सूची है, ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। साथ में आप देखेंगे जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 300, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 301 के थ्रू दिया गया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे आप फ्रीडम ऑफ ट्रेड, जो व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, या हम अपने मूल अधिकार में भी देखते हैं कि जो व्यापार करने की स्वतंत्रता दी जाती है। साथ में जो हमारे संविधान में जॉइंट सिटिंग की बात की जाती है, तो जॉइंट सिटिंग किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 108 में दिया गया है। जब किसी भी जो कोई बिल अगर किसी लोकसभा या राज्यसभा में आता है और उस पर विवाद होता है या पारित नहीं होती है, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो जॉइंट सिटिंग बैठा सकते हैं दोनों सभा का, उसमें साधारण बहुमत से बिल को पारित कर दिया जाता है। तो ये जॉइंट सिटिंग का भी प्रोविज़न हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया के से ही लिया गया है। साथ में और आप देखते हैं तो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, तो हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं, तो यूएसएसआर उस समय बोलते थे इसको। तो यूएसएसआर से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया गया है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मतलब वैसे तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की ही देन है, लेकिन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गई हैं, और वहाँ से हमारे यहाँ तो डीपीएसपीआई को आप अगर कोई पूछे तो बेटर ऑप्शन होगा कि आप चूज करें कि यूएसएसआर से लिया गया, क्योंकि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया था। सो आप यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी लिया गया है। साथ में जो आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हमारे प्रियम्बल में दिया गया है, तो आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस, कौन कौन से जस्टिस हमारे प्रियम्बल में दिए गए हैं, तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, और कौन सा है, पॉलिटिकल जस्टिस।